Hello. Good afternoon, everyone, and welcome back to this practice course on thermodynamics. My name is Shivam Ranjan. I am taking your thermodynamics practice course. My name is Shivam Ranjan. This is my Telegram channel where you can join this. You can join for PDF. Okay. This is my personal mail ID where you can reach out to me, or this is my personal Telegram account where you can text me for any kind of help if you want. अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, कोई भी आपको बुक्स चाहिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस के कलेक्शन चाहिए, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे लिंक रीच कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल दैट इज गेट इंजन. आपको ऐसा कुछ आइकन मिलेगा जहां आप ज्वाइन करो, से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जहां आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं. जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का डिमांड आ रहा है, फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस कोर्स का डिमांड आ रहा है. और इसलिए इतनी ह्यूज डिमांड के बाद पहले मैंने सोचा था, पहले मेरा प्लान था थर्मो के बाद मैं एटीडी करने वाला था, मगर अब एटीडी नहीं करके एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, हालांकि गेट में वेटेज भी कम है इसलिए एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ. और नेक्स्ट कोर्स जो करूंगा मैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा. तो मेक श्योर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियोस को. अगर आपको पसंद आ रहा है आप सब्सक्राइब करो, सो दैट आप फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस कोर्स को मिस नहीं कर पाओ. ठीक है, जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस कोर्स खत्म होगा वैसे ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स के भी प्रैक्टिस कोर्स को शुरू करेंगे. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स की बात करें, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन है, वर्क इंटरेक्शंस डन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, हीट हो गया है. हीट के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक नहीं डाला है क्योंकि मैं वो कंपाइल नहीं कर पाया था. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. हीट का एक वीडियो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, एक वीडियो बाकी है जो मैं पहले क्वेश्चंस के लिंक डाल दूंगा, उसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा वो क्वेश्चंस के PDF. आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके नेक्स्ट डे मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, आज नहीं तो कल, फिर कल तक मैं डाल दूंगा. ठीक है, ओपन सिस्टम एनालिसिस कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था. ठीक है, तो ओपन सिस्टम एनालिसिस में देखो, ओपन यूजुअली हम हर चैप्टर में दो वीडियोस कर रहे हैं. एक वीडियो रहता है जिसमें क्लास में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन ओपन सिस्टम एनालिसिस एक बहुत अच्छा चैप्टर है. यहाँ आपका दो तीन चीज कवर होता है. जैसे स्टेडी स्टेट कवर होता है, एक अनस्टेडी स्टेट कवर होता है. ठीक है, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं स्टेडी स्टेट पे एक वीडियो आज ले रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज स्टेडी स्टेट के ही इंक्लूडेड है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अनस्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद फिर मैं दोनों मिला के एक प्रैक्टिस लिंक कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, वो दोनों मिक्स्ड होगा तो आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो आज हम ओपन सिस्टम एनालिसिस करेंगे और इसके मोस्टली हम स्टेडी स्टेट पे ही आज हम कंसंट्रेटेड रहेंगे. ठीक है, स्टेडी स्टेट पे रहेंगे और कंट्रोल वॉल्यूम के वर्क को कैसे निकालते हैं उस पर रहेंगे. तो अगेन मैं बता दूं, ये कोर्स उनके लिए इफेक्टिव है जो पहले से एक बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखे हो. ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वेट करो, जब आप पढ़ लोगे तो आप वापस आओ इस कोर्स पे. आपके बहुत काम आने वाला है ये कोर्स, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए. इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप मत भूलो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए. ऑलराइट, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है. A 30 kg piston is above a gas in a long vertical cylinder. एक वर्टिकल सा सिलेंडर है, उसमें 30 kg का पिस्टन रखा है. ठीक है, now the piston is released from rest and accelerates up in the cylinder reaching the end 5 meter higher. Okay, तो ये यहाँ से एक्सेलरेट किया इस डायरेक्शन में और ये 5 मीटर कुछ ऊपर गया. दिस हाइट इज 5 मीटर. ओके, 5 मीटर कुछ एक्सेलरेट करके ऊपर गया और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूं, मास ऑफ द पिस्टन इज इक्वल टू 30 kg दे रखा है हमें. ऑलराइट, उसके बाद फिर ये एक्सेलरेट करता है रेस्ट से, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में ना आपको ये V से मैं वेलोसिटी भी दिखाऊंगा, V से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी यूजुअली दिखा देते हैं. तो मैं ये जो नोटेशन होगा ना, ये वेलोसिटी का होगा मेरा. ठीक है, और ये जो नोटेशन होगा ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का. ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का नोटेशन होगा, दैट इज न्यू. इससे मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखूं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द प्रेशर ड्रॉप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट द एवरेज प्रेशर. देखो यहाँ एवरेज प्रेशर, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लोज सिस्टम का है. ठीक है, मगर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं. ठीक है, सो एवरेज प्रेशर दैट इज P एवरेज इज इक्वल टू 600 किलो पास्कल. राइट,
with an outside atmospheric pressure that is PATM is equal to 100 kilopascal. All right. Neglect change in gases kinetic and potential energy. Find the needed change in gas volume. Okay, what is the change in volume? That means this volume, this is delta V जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये जो डेल्टा V हुआ ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम फोर्स बैलेंस करें, अगर हम पिस्टन की बात करें, सपोज दिस इज आवर पिस्टन, ठीक है, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो देखें जरा। तो PATM, ऑलराइट, इसका वेट W इज इक्वल टू mg, ओके। और यहाँ से मान लो P लग रहा है, जो कि अगर हम P एवरेज का मतलब क्या होता है, एक पूरे प्रोसेस के लिए, एक पूरे प्रोसेस के लिए जो भी वर्क डन होगा, देखो P एवरेज ऐसे वर्क डन से डिफाइन होता है, ठीक है। तो P एवरेज मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में जो भी P dV का इंटीग्रेशन होगा, जिस P वर्क डन बाय P बाय गैस will be equal to इंटीग्रल P dV, और इसी को हम ऐसा लिखेंगे P एवरेज इंटू डेल्टा, ठीक है। तो ये होता है P एवरेज का कॉन्सेप्ट कि एक हाइपोथेटिकल प्रेशर, एक हाइपोथेटिकल प्रेशर हो सकता है, वो प्रेशर वो अटेन किया हो सकता है वो प्रेशर को कभी अटेन किया भी नहीं, लेकिन हम बस डायरेक्ट डेल्टा V से मल्टीप्लाई करके P एवरेज सो दैट हम फाइंड कर पाए, ठीक है। एक एवरेज ऐसा प्रेशर, एक हाइपोथेटिकल प्रेशर जो कि हम ये एज्यूम करते हैं पूरे प्रोसेस में बस एक वही प्रेशर लग रहा है, तो हम दैट कांस्टेंट प्रेशर को अभी हम P एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे वर्क डन बात करें, वर्क डन इज इक्वल टू P एवरेज इंटू डेल्टा V, ठीक है, माइनस ये किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में, इंटू डेल्टा V, ओके, माइनस ये वेट के भी अगेंस्ट में काम कर रहा है, mg इंटू डेल्टा Z, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा किसके इक्वल, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी वर्क डन, नेटवर्क डन होगा W net इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं P एवरेज इंटू डेल्टा V, P एवरेज माइनस PATM मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V इज इक्वल टू, मैं mg इंटू डेल्टा Z को दूसरी तरफ ले गया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ m इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो P एवरेज कितना है 600 माइनस 100 इंटू डेल्टा V विल बी इक्वल टू 30 इंटू 9.81, उसने G बोला है तो 9.81, डेल्टा Z क्या है 5, ओके, डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, किलो पास्कल में कन्वर्ट करने, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 1 बाय 2000 कर ले इसको सीधे, इंटू 30 इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। सारा वैल्यूज मैंने एज इट इज पुट किया, यहाँ से मेरा डेल्टा V क्या आ रहा है ये बता दो, वन लाइन कैलकुलेशन है, एक बार मैं कर रहा हूँ, मैं 625 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 30 इंटू 9.81 इंटू 5 बाई 1000 समथिंग डिवाइडेड बाई 500, 0.01200.017 मीटर क्यूब, राइट, 0.0217, क्या, ठीक है। ये हो गया डेल्टा V, देखें आंसर अपना 0.0216, हाँ 0.02169 आ रहा है, तो 0.0217 ले लिया था मैंने उसको, तो इसको 0.0216 ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं 0.0216 ही कर देता हूँ, सो दैट हमारा डेटा के साथ मैच कर जाए, 0.0217 0.0216 एक ही बात है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हुआ, बस आपको चेक वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है और कौन कर रहा है, कौन कर रहा है वो पॉजिटिव है, किसके अगेंस्ट में हुआ उसको नेगेटिव लिया मैंने, और फिर वो किसके बराबर होगा, जो भी वर्क हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने P एवरेज के कॉन्सेप्ट के लिए किया था, लेकिन अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। और देखो इस ओपन सिस्टम्स के क्वेश्चंस के साथ लोगों को दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशंस, टीडीएस कैलकुलेशन होते हैं, जहां सिली मिस्टेक्स करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, कि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सिली मिस्टेक्स होने के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बस लिया है और मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा सो दैट मुझसे भी थोड़ा सिली मिस्टेक हो तो आप उससे देख के सीखो, ठीक है। अगर कोई भी सिली मिस्टेक्स होते हैं आप भी प्रैक्टिस करो और मैं भी कर रहा हूँ साथ में आपके, सो दैट आप इग्नोर करो कैसे सिली मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, ऑलराइट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायर्स अ स्टेडी 0.5 kg per second, that means m dot is equal to 0.5 kg per second। तो इस केस में ना हम रेट की बहुत बात करेंगे, 0.5 kg per second, ओके। सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड एयर एट P is equal to 500
किलो पास्कल पे हमें पी आउट चाहिए, पी आउट, ठीक है। एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर टी मैक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। द एयर इज टू बी सप्लाइड बाय इंस्टॉलिंग एन इंसुलेटेड कंप्रेसर, ठीक है। सपोज मेरा ये कंप्रेसर जो है एक इंसुलेटेड कंप्रेसर है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर कुछ आपका ऐसा दिख, ओके, इंसुलेटेड है, ध्यान से, ये कंप्रेसर आपका इंसुलेटेड कंप्रेसर है, ओके। ये है इसके ऊपर सन, सन लगा, इसके ऊपर, मतलब क्या, नो हीट लॉस, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपका एयर आ रहा है, दिस इज एयर, ये एयर आया, ओके। एंड इंसुलेटेड कंप्रेसर एंड आफ्टर कूलर, आफ्टर कूलर क्या होता है, जो एक कंप्रेसर के बाद लगा होता है उसके फाइनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मैं आफ्टर कूलर को बस एक डब्बे से दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। दिस इज आफ्टर कूलर, ओके। सो मैं एक बार लिख देता हूँ सारे इसको, दिस इज कंप्रेसर एंड दिस इज आफ्टर कूलर, राइट, दिस इज आफ्टर, ठीक है। एक कंप्रेसर है उसके बाद आफ्टर कूलर, ऑलराइट। चलिए, यहाँ से जो हमारा सप्लाई हो रहा है वो 500 किलो पास्कल पे, 500 किलो पास्कल पे हो रहा है, और यहाँ जो फाइनल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन हो रहा है, दैट मीन्स 303 केल्विन, 303 केल्विन। ये आफ्टर कूलर का काम क्या है, कंप्रेसर से देखो, कंप्रेस्ड होगा एयर, कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर हमारा हो सकता है मटेरियल लिमिट हो, या फिर हमारे किसी भी जो भी प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है उसमें हमें एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। तो अब मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, तो अब उस आफ्टर कूलर का काम क्या है, उस 70 को वापस से कम करके 30 लेकर आएगा, सो दैट हम अपना यूज के लिए उसको कर पाए, ठीक है। क्योंकि अब मान लो प्रेशर, आपको प्रेशर भी चाहिए, आप तो प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अब टेम्परेचर तो बढ़ गया, मगर आपको सेम प्रेशर पे, सेम प्रेशर आपको कम नहीं करना, लेकिन टेम्परेचर कम करना है। सेम प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे, तो वो आफ्टर कूलर करेगा, ठीक है। टेक द प्रेशर सप्लाइड टू एंड आफ्टर कूलर, दैट मीन्स दिस इज द प्रेशर सप्लाइड टू आफ्टर कूलर, यहाँ का प्रेशर, ओके, बी सेम एज दैट ऑफ कंप्रेसर, ओके। तो जो भी यहाँ से ये जो कंप्रेसर से जो भी प्रेशर निकल रहा है वही आफ्टर कूलर में सेम प्रेशर एंड नो ड्रॉप ऑफ प्रेशर टेक्स, ठीक है। तो मतलब क्या, जो कंप्रेस एयर, जो एम्बिएंट एयर आया उसको कंप्रेस किया, सेम प्रेशर पे आफ्टर कूलर में घुसा और उसी प्रेशर पे निकल गया, ठीक है। मतलब यहाँ का भी प्रेशर 500 किलो पास्कल हो गया, यहाँ का भी प्रेशर 500 किलो पास्कल हो गया, और यहाँ का भी प्रेशर 500 किलो पास्कल हो गया, ठीक है। लोकल एम्बिएंट टेम्परेचर ये 100 किलो पास्कल पे घुस रहा है, 100 किलो पास्कल पे घुस रहा है लोकल एम्बिएंट, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 293 केल्विन पे घुस रहा है, 293 केल्विन पे घुस रहा है, यूजिंग अ रिवर्सिबल कंप्रेसर। देखो ध्यान से, रिवर्सिबल कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, अब इसमें हम कुछ वर्क डन कर रहेंगे, तभी तो ये कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो वो कंप्रेसर को कितना वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ का अगर हम देखेंगे तो वर्क डन निकालने के लिए अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, सॉरी V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, ओके, स्मॉल h1, स्पेसिफिक के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको 2000 ले रहा हूँ, सो दैट मैं किलो यूनिट में यूज कर रहा हूँ, प्लस GZ2 बाई 1000, यहाँ भी बाई 1000 कर लूँ। देखो यही छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, प्लस W ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यही हमें W चाहिए, कितना हमें वर्क लगेगा, और ठीक है। तो अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, H1 माइनस H2 कर दें, अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो ये सारे टर्म्स चले जाएंगे मेरे, ठीक है। अभी मैं लिख सकता हूं इसको H1, ये एडियाबैटिक है, इंसुलेटेड है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस WCV, ठीक है। इसका मतलब WCV कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H1 माइनस H2, राइट, H1 माइनस H2, ठीक है। तो H1 माइनस H2 को मैं लिख सकता हूं WCV इज इक्वल टू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू CP T1 माइनस T2, राइट। सो दिस टेम्परेचर I know very good, this is state 1, this is state 1, this is state 2,
ठीक है, तो मेरे को स्टेट 1 का टेम्परेचर पता है, स्टेट 2 का टेम्परेचर नहीं पता, स्टेट 3 का टेम्परेचर पता है। ठीक है, स्टेट 1 स्टेट 2 का नहीं पता, तो स्टेट 2 के टेम्परेचर के लिए हम क्या करें, फिर से वही रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T2 बाई P1, T2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 इंटू P2 बाई P1, P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू T1 इज हाउ मच, T1 is 293 Kelvin, P2 is 500 kilopascal, P1 is 100 kilopascal, gamma minus 1 is 0.4 upon 1.4, and this is coming out to be 5 raised to the power 0.5 multiplied by 3, 464.06 Kelvin, 464.06 Kelvin, ठीक है। तो T2 आ गया, therefore WCV, W compressor इज इक्वल टू एम डॉट इंटू WCV, मैंने मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मास फ्लो रेट इज 0.5 इंटू CP इज 1.004 एज पर द क्वेश्चन, 1.005 भी ले सकते हैं, 0.004 दे रखा है क्वेश्चन में तो मैंने वही लिया है, ठीक है। T1 इज 293 माइनस 464.06 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 293 5, दिस इज कमिंग आउट टू 85.87, 85.87 किलो वाट, ठीक है। therefore W डॉट कंप्रेसर इक्वल टू 85.87 किलो वाट, ठीक है। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, सॉरी ये माइनस के साथ आएगा, हाँ एक माइनस के साथ आएगा, अभी माइनस के साथ आएगा। तो अभी हमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है तो फिर हम माइनस हटा देते हैं, ठीक है। दिस इज माइनस 85.87, 85.87, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अभी ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम सिस्टम के ऊपर का वर्क कर रहे हैं, वर्क इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो कंप्रेसर वर्क आप हमेशा देखोगे कि आपका नेगेटिव ही आएगा, आप कंप्रेसर वर्क आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा तो कंप्रेसर में, और वही टरबाइन वर्क होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेसर में हम काम कर रहे हैं और टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसर वर्क नेगेटिव आता है, मगर हमें यहाँ तो ये मैग्नीट्यूड पूछा तो 85.87 के लिए अभी के लिए हम ले लेते हैं। और ऑप्शन क्या था, राइट आंसर क्या था इसका, एक बार चेक कर दो, इसका जो राइट आंसर था 84 टू 88, ठीक है। 85.87 86 के अराउंड आ रहा है वो, ठीक है। तो 84.8 84 टू 88 वेल विद इन द रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, दिस इज अ कॉमन डेटा क्वेश्चन, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसलिए लिया सो दैट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की P इक्वल टू रो RT कैसे यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हालांकि आप कॉमन डेटा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मगर आपको इस सेम तरह के क्वेश्चंस आपको MSQ में डाल के पूछ सकते हैं, दो चीजें MSQ में डाल के पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया, ठीक है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन अ लार्ज रिजर्वॉयर आर 400 केल्विन एंड 3 बार। तो ये जो रिजर्वॉयर है इसमें 400 केल्विन पे है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 400 केल्विन पे है, एंड 3 बार दैट मींस 300 किलो पास्कल पे है, ओके। अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट एरिया, एरिया इज इक्वल टू 0.005 मीटर स्क्वायर में दे रखा है, वेरी गुड, इज फिटेड टू द वॉल ऑफ द रिजर्वॉयर एज शोन इन द फिगर। द स्टैटिक प्रेशर ऑफ एट द एग्जिट सेक्शन, हियर प्रेशर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50 किलो पास्कल, ओके 50 किलो पास्कल का हमें प्रेशर पता है। द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ओके आर इज इक्वल टू 0.287 भी दे दिया उसमें, और गामा इज इक्वल टू 1.4 दे रखा है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स मतलब गामा दे रखा है, ठीक है। और पूछा क्या है वो, डेंसिटी ऑफ एयर। जब भी डेंसिटी की बात हो तो P इज इक्वल टू रो RT का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस वाले केस में बात करें एग्जिट पे, तो P एग्जिट इज इक्वल टू रो एट एग्जिट इंटू R इंटू T एट एग्जिट, राइट। अभी हमें टेम्परेचर नहीं पता है एग्जिट, ठीक है, टेम्परेचर नहीं पता है हमें एग्जिट पे, ओके। और क्या नहीं पता है, ओके एरिया पता है हमें, एरिया पता है हमें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हमें टेम्परेचर चाहिए एग्जिट पे, ओके, और क्या चाहिए, ओके और मास फ्लो रेट चाहिए दूसरे क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ एयर इन, क्या लगा सकते हैं इसमें, प्रेशर एट एग्जिट पता है हमें, टेम्परेचर पता है, क्या आइसेंट्रोपिक फ्लो बोल दिया, आइसेंट्रोपिक फ्लो बोल दिया बस, मतलब T एट एग्जिट अपॉन T एट इनलेट इज इक्वल टू P एट एग्जिट अपॉन P एट इनलेट रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। मैं वही ढूंढ रहा था क्या दे रहा था, ठीक है। तो T एट एग्जिट विल बी इक्वल टू TI PE बाई PI रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा
एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी एट एक्सिट इज इक्वल टू टी आई दैट इज 400 केल्विन 400 केल्विन into P at exit 50, P at inlet 300, raised to the power 0.4 by 1.4, and this is equal to 50 by 300 raised to the power 0.4 by 1.4 multiplied by 400. So this is coming out to 239.73 Kelvin. तो यहाँ से हम बहुत आसानी से रो निकाल लेंगे. रो एट एग्जिट इज इक्वल टू P at exit upon R T of exit is equal to P at exit is 50 divided by R is 0.87 multiplied by 39.73, and this is coming out to be 50 divided by 0.87 divided by 0.726 kg per meter, right? 0.726 kg per meter, right? So यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.726 kg per meter. 0.727, ठीक है, 0.727 इज वेल विद इन द रेंज. 7267 आ रहा है तो वो 727 के इक्वल, ठीक है. अभी मास फ्लो रेट पूछा है, तो मास फ्लो रेट के लिए जब भी हमें निकालना होगा m डॉट इज इक्वल टू रो एट एग्जिट इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी एट एग्जिट, ठीक है. एरिया इनटू वेलोसिटी एट एग्जिट. रो एट एग्जिट हमें पता है, एरिया एट एग्जिट पता है हमें, वी एट एग्जिट नहीं पता है, ठीक है. तो इसके लिए फिर से स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं हम. h एट इनलेट प्लस C1 that is V1 square, V at inlet का square upon 2000 plus GZ at inlet by 1000 plus Q is equal to H2 H at exit plus V at exit का square by 2000 plus G and Z at exit upon 1000. देखिए ये नोटेशन सबका अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से यूज करोगे तो खुद से सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा. नोजल में कोई साफ वर्क नहीं तो वर्क डन जीरो, आइसेंट्रोपिक फ्लो, हीट ट्रांसफर जीरो. अगर हम इनलेट, क्योंकि अगर वो रिजर्वॉयर से आ रहा है, ठीक है, तो हम इनलेट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो इसको मैं जीरो ना लिख के नेग्लिजिबल मान, ठीक है. चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लिजिबल मान लो, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड, ठीक है. तो वी एट एग्जिट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 इंटू एच एट इनलेट माइनस एच एट एग्जिट is equal to 2000 into Cp is what? Cp T at inlet minus T at exit. Therefore Ve is equal to under 2000 multiplied by Cp दिया है क्या 1.00. Cp का कुछ वैल्यू दिया है इसने, हम चले रहा हूँ. Cp का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम खुद से ले सकते हैं, या फिर आपको देखो गामा और R दिया है तो इससे आप Cp निकाल सकते हो. अगर आप एयर की बात कर रहा है तो आप एयर के लिए 1.005 एज इट इज ले सकते हो, ठीक है. T at inlet is 400 minus T at exit 293.73, and this is coming out to be 400 minus 293.73 into 1.005 into 1000 raised to the power 0.5, 462.17 meter per second. Okay, so m dot is equal to go into 0.726, that is rho, into area 0.005 into 460.17, and this is coming out to be multiplied by 0.726 5. This is 1.67 आ रहा है मेरा. 1.77.06 आंसर क्या है? डी. क्या कुछ गलती की क्या हमने? 239 है ना ये, मैं 93 को नहीं. देखो यही गलतियां होंगी. 1.67 को 1.77 के बहुत क्लोज जैसा. 239.73, राइट. ये वर्क बन जाएगा. This work change, this will also change. So this is actually 400 minus 239.73 to 1.5 1000 raised to about 567.576 meter per second. 567.576 into 0.005 into 0.76, and this is 2.06 kg per second, right. 2.06 kg per second, right. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ओके, दिस इज फॉर थर्ड.
दिस इज फॉर थर्ड, दिस इज फॉर फोर्थ, राइट। तो ये था हमारा 2.06 सी और डी, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, बस हमें कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एयर एंटर्स अ कंप्रेसर स्टेडीली, देखो स्टेडीली आपको दिख जाए ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ स्टेडी फ्लो एनर्जी प्रेशर हम यूज कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। एयर एंटर्स अ कंप्रेसर स्टेडीली एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar, दैट इज P at inlet is equal to 1 bar दे रहा है, a temperature of 20 degree Celsius, temperature at inlet is equal to 20 degree Celsius, that means 293 Kelvin, okay, and a volumetric flow rate Q is equal to 0.25 meter cube per second का इनलेट हो रहा है, इनलेट, ओके। द एयर एग्जिट्स, दैट मींस P at exit is equal to 1 मेगा पास्कल, इसको मैं 1000 किलो पास्कल लिख सकता हूँ, और 1 बार को मैं 100 किलो पास्कल लिख लेता हूँ, 100 किलो पास्कल मतलब 10 टाइम्स प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी एट एग्जिट इज इक्वल टू 210 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। और क्या दिया है, प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एज पी वी टू द पावर 1.34, पी वी टू द पावर 1.34 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है n इज इक्वल टू 1.34, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, वेयर v इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो v को मैं न्यू से दिखा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो हमें पूछा क्या है, एग्जिट टेम्परेचर, दैट मींस P एट एग्जिट, उसके बाद एग्जिट टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शनल एरिया एट आउटलेट, दैट मींस एरिया एट द आउटलेट, ठीक है। तो आप देखो P एट एग्जिट पूछा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, P एट एग्जिट अपॉन P एट इनलेट इज इक्वल टू P at exit upon P of inlet raised to the power n minus 1 by n, n minus 1 by n, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं P at exit is equal to P at inlet into P at exit upon P at inlet raised to the power n minus 1 by n, यहाँ से आ रहा है हमें P at exit is equal to P at inlet is how much, P at inlet is, inlet का टेम्परेचर पता है, हाँ 93 exit 1000 kPa, inlet 100 kPa, raised to the power 0.4 upon 1.4, this is coming out to be 10 raised to the power 0.4 by 1.4 is equal to something into 93, 565.69, 565.69 Kelvin, और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो -273 is equal to 292.69, 92, are you sure? 565.69 minus 273 Kelvin, 292.69 आ रहा है, 92.69, ठीक है क्या ये, तो दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी आंसर दे रखा है उसने, ओके 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 ओके, बी और डी दे रखा है, एन पता है हमें, हो मैं 0.4 by 1.4 क्यों ले लिया, ये गलती हुई ना, देखा जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया, ये होगा 0.34 अपॉन 1.34 एंड दिस इज नॉट 569.9, ये होगा हमारा 10 raised to the power 0.34 by 1.34, this is 1.79 into 93 and this is equal to 525.5, 525.53 Kelvin, and this is equal to 273, 252.5, 50.53 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल ये एक के मैच कर रहा है, तो अभी के लिए करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए कर लो, ठीक है। यहाँ थोड़ी गलती है, इसे मैं इरेज ही कर दूं, चॉइस की गलती मुझे लग रही है, इसको इरेज कर, इसके आंसर ऑप्शन ए आ गया एक आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द एग्जिट, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द एग्जिट के लिए हमें क्या करना है, फिर से m डॉट एट इनलेट, सॉरी m डॉट एट इनलेट इज इक्वल टू m डॉट एट एग्जिट प्लस dm बाई dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, बट स्टेडीली बोल दिया है तो ये टर्म हमेशा हम जीरो कर सकते हैं, दैट मीन्स हम मास फ्लो रेट को कांस्टेंट मान सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। एट इनलेट दैट मीन्स रो एट इनलेट इंटू क्यू एट इनलेट, एट इनलेट इंटू क्यू एट इनलेट, मुझे क्योंकि क्यू मुझे पता है, इज इक्वल टू रो एट एग्जिट इंटू एरिया ऑफ एग्जिट इंटू वेलोसिटी ऑफ एग्जिट, ठीक है।
तो मुझे रो एट इनलेट पता नहीं है, रो एट एग्जिट नहीं पता है, क्यू एट इनलेट नहीं पता है, क्यू एट एग्जिट नहीं पता है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हम रो एट इनलेट निकाल लें, रो एट इनलेट निकाल लें, क्योंकि पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, मुझे निकाल जाएगा, ठीक है। तो रो एट इनलेट इज इक्वल टू पी एट इनलेट अपॉन आर टी आई इज इक्वल टू पी एट इनलेट इज हाउ मच, आई थिंक 100 ना, 100 और 290, 100 divided by 0.87 into 293. This is coming out to be 100 divided by 0.87 divided by 93. This is 1.189. अगेन मैं बोलूंगा ऐसे ही वैल्यूज आपके आने चाहिए, केजी पर मीटर, ऐसे ही वैल्यूज आपके आने चाहिए, ठीक है। तो m डॉट इज इक्वल टू इनलेट इज इक्वल टू रो आई इंटू क्यू आई, दैट मीन्स 1.189 क्यू आई कितना है 0.25 है, 0.25 राइट, 1.189 into 0.5 is equal to 0.5 is 0.297, 0.297.5, ठीक है। और रो एट एग्जिट भी मैं निकाल सकता हूँ, रो एट एग्जिट यही मैं निकाल दूँ क्या, रो एट एग्जिट इज इक्वल टू पी एट एग्जिट अपॉन आर टी ऑफ एग्जिट इज इक्वल टू पी ऑफ एग्जिट इज 1000, आर इज इक्वल टू 0.87 इंटू पी ऑफ एग्जिट हमने निकाला था 565, 525 आया था सर, 525.5, 525.5, 525.53, ठीक है। आप अगर इंडिविजुअली यहाँ वैल्यूज निकालने जाओगे ना तो आपको थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन मिलेगा, मगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करोगे ना तो आपको थोड़ा आसानी से कैंसिल आउट होती हुई दिखेंगी चीजें, मगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ सो दैट आपको दिखे कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके पी आई अपॉन ये कर सकता था और फिर सॉल्व कर सकता था, मगर मैं आपको दिखाने के लिए बस इतना लेंदी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 0.87 डिवाइडेड बाय 525.53 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.63, ज्यादा नहीं आ रहा है, ओके, प्रेशर भी तो बहुत ज्यादा हो गया, 6.63 kg per meter cube, right? So 0.9725 is equal to 6.63 into area at exit into velocity at exit. अभी velocity at exit भी नहीं पता मुझे, तो hi plus velocity at inlet का स्क्वायर by 2000 plus g into zi plus q, क्या कुछ नेग्लेक्ट करना, क्वेश्चन नहीं बोल दिया है क्या, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है मगर फिर भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर की बात हो रही है, कंप्रेसर में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें n पता है, हमें W भी हमें निकालना होगा, ओ माय गॉड W भी हमें निकालना होगा, ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, ओके। फाइनल वेलोसिटी एट एग्जिट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी एट एग्जिट 210 देगा, वरना फिर स्टेडी फ्लो क्यों लगाएंगे, वेलोसिटी एट एग्जिट मुझे पता है राइट 210, मैं यहाँ डायरेक्ट 210 डाल सकता हूँ, 210, so area at exit is equal to 0.29, 0.2975 divided by 6.63 divided by 10, this is 2.13 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, ये कौन सा यूनिट में पूछा है हमें, mm स्क्वायर में पूछा है, तो इसको is equal to 2.13 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 6 mm square, so is equal to 213 square, right, 213 mm square, ऑप्शन आई थिंक 211.5 से 215.5, ए और सी राइट आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ डाल ही देता हूँ, सर इज ए कॉमा सी, ठीक, ए कॉमा सी, सो दैट कल को कोई ये पीडीएफ रेफर करे उससे कुछ गलती ना हो, ए कॉमा सी इज आवर राइट आंसर, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व, पहले हमने टी एट एग्जिट निकाला, एक बार टी एट एग्जिट निकल गया, उसके बाद फिर हमने बहुत आसानी से मास फ्लो रेट इनलेट पे होगा और वो जो एग्जिट पे होगा, पी इक्वल टू रो आर टी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा इसमें, ठीक है, पी इक्वल टू रो आर टी बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ ट्रीट करते हैं ओपन सिस्टम, ऑलराइट। चलो आगे बढ़े, वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने बस बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लिया सो दैट आपको वीडीपी वर्क के से थोड़ा सा पहचान हो जाए। पंप रेजेस प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, तो at P initial is equal to 100 kilopascal, O is equal to 959, देखो सैचुरेटेड लिक्विड बोला है मतलब क्या, उसको इनकम्प्रेसिबल मान के चलेंगे, ठीक है, और P at exit is equal to 2 megapascal, that means 2000 kilopascal, 2000 kilopascal, right। The isentropic efficiency eta pump
ओके, इज इक्वल टू 0.90, राइट। द वर्क डन बाय द पंप, W पंप स्पेसिफिक पूछा है, ठीक है। तो वर्क डन पंप बाय पंप इज इक्वल टू माइनस VdP, और V को हम लिख सकते हैं -1/ρ, V को हम लिख सकते हैं -1/ρ। V की जगह मैं न्यू लिख दूं क्या, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यू dP 1/ρ, और dP की जगह में का इंटीग्रेशन P एट एग्जिट माइनस P एट इज इक्वल टू -1/ρ इज 959 मल्टीप्लाइड बाय इनकम्प्रेसिबल माना इसलिए मैंने न्यू को डायरेक्ट बाहर ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये है 2000 माइनस 100 and this is coming out to be 1900 divided by 959, this is 1.98 1.981। सो अभी देखो ये हो गया किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी। अभी देखो ये जो है आपका आइडियल केस में, मगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जब दिया होगा, ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी W एक्चुअल ऑफ पंप is equal to W ideal of pump divided by theta isentropic is equal to 1.981 divided by 0.92, and this is coming out to be divided by 2.153 किलोजूल पर केजी। और ध्यान से यहाँ उसने जूल पर केजी में बोला है, इज इक्वल टू 2153 जूल पर केजी, राइट, 2153 जूल पर केजी। यहाँ रेंज बहुत ज्यादा बड़ा मैंने दे दिया था, इतना बड़ा रेंज आपको गेट में नहीं आएगा, मगर 2153 के आसपास आएगा, 2153। तो आई थिंक 2140 टू 2160 तक रेंज दे सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, W आइडियल, ठीक है, पंप हो और कंप्रेसर हो डिवाइडेड बाय W एक्चुअल इज इक्वल टू आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ठीक है। जो भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है उसमें एक्चुअल वर्क नीचे आए, ठीक है, और जो भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है यहाँ मैं स्टार मार्क करके डाल देता हूँ, थीटा आइसेंट्रोपिक ऑफ, अगर मान लो टरबाइन बोलेगा, हमें टरबाइन के लिए बोलेगा, तो हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि W एक्चुअल अपॉन W आइडियल करेंगे, क्योंकि आप हमेशा देखो, मैं इसका याद रखने का तरीका बताता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप पंप की बात कर रहे हो, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी वो होता है कि हम आइडियल को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम आइडियल को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आइडियल को अचीव करने के लिए जो लॉसेज हो रहे हैं वही एफिशिएंसी को जन्म देता है, ठीक है, वरना एफिशिएंसी 100% हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम वर्क कर रहे हैं, मान लो मुझे एक कंप्रेसर को चलाने के लिए 100 किलो जूल आइडियली लगता, ठीक है, मतलब क्या, अगर वो उसमें लॉसेज है, मतलब 100 की जगह 110 लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस में देखोगे तो आपका आइडियल कम आएगा, तो एक्चुअल में उससे ज्यादा ही आना चाहिए, और एफिशिएंसी हमेशा कम होता है 1 से, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे। और जब हम टरबाइन की बात कर रहे हैं, मान लो एक आइडियली हम मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर जाती है, मगर अगर मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, तेल ज्यादा खाने लगे, तो 10 की जगह 9 ही जाएगी। मतलब क्या, जो भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिससे भी हमें आउटपुट मिल रहा है, उसमें क्या होगा कि जो मेरा ज्यादा मिलता उससे कम मिलेगा, तो इस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बस आप ऐसे करके सोचोगे कि जब भी हमें क्या कहते हैं, हमें कोई पावर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग डिवाइस जिसमें हमें पावर देना पड़ रहा है, उसमें मतलब हमें ज्यादा पावर देना होगा आइडियल से। जब भी हमें पावर मिल रहा है उसमें हमें आइडियल से कम मिलेगा। बस ऐसे सोच के आप करोगे तो आपका हमेशा आएगा आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो बस मैंने ये आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से आपका थोड़ा पहचान करवाने के लिए क्वेश्चन उठाया था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज हीटेड। देखिए, जब भी ऐसा कुछ लेंथी क्वेश्चन आता है तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट को अरेंज करता हूँ, सो दैट वो एक पेज में आ जाए, वरना मुझे बार बार पेज आगे पीछे करके क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, ठीक है। सब कुछ एक पेज में आ जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ऐसा फॉन्ट अरेंज करके। ऑलराइट, चलिए, एयर इज हीटेड एज इट फ्लोज थ्रू एट स्टेडी स्टेट। ओके, दैट मींस स्टेडी स्टेट में हो रहा है। दिस इज द डक्ट, द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ एयर इज शोन इन द फिगर, द टेक डक्ट एज द कंट्रोल वॉल्यूम। तो इस डक्ट को मुझे कंट्रोल वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो दिस डक्ट इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। तो दिस डक्ट इज आवर
कंट्रोल वॉल्यूम, ये W, ठीक है, लाइन्स थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो ये है आपका कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, फॉर द एवर कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है, और क्या बोला है, कुछ कंडीशन नहीं दिया, ठीक है, टी एट इनलेट दिया हुआ है। आपको अगर ये डेटा नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दूं, आई थिंक दिख ही रहा होगा, 300 केल्विन दे रखा है टी एट इनलेट, प्रेशर एट इनलेट इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल, क्योंकि 3 बार दे रखा है। सी एट इनलेट, सी इज वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड एरिया एट इनलेट इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, ठीक, और यहाँ एग्जिट पे P एट आउटलेट इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल है, ठीक है, C एट आउटलेट इज इक्वल टू 175 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एंड एरिया एट आउटलेट इज इक्वल टू 200 mm स्क्वायर, राइट, 200 mm स्क्वायर, राइट। कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो, वेरी गुड, ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि कोई भी शाफ्ट हमारा सिस्टम से, नो शाफ्ट इज क्रॉसिंग द, नो शाफ्ट क्रॉसिंग कंट्रोल वॉल्यूम, अगर कोई भी शाफ्ट कंट्रोल वॉल्यूम से क्रॉस नहीं कर रहा है तो हमारा वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क WCV, यस, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ओके, मास फ्लो रेट एट इनलेट इज मोर देन द मास फ्लो रेट एट आउटलेट, कितनी गंदी बात बोली, अगर dm by dt मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट, देखो ये याद हमेशा रखो, हमेशा ऐसे याद रखो, जितना आया इक्वल टू रुका प्लस गया, तो यहां से ध्यान से देखो, और आप तो आया 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 इक्वल टू रुका प्लस कुछ गया, ठीक है, ऐसा समझो, आपको मैंने 10 रुपए दिए आपके जेब में, 5 रुपए आपने रोके, 5 रुपए आपने निकाल दिए, ठीक है, तो आया इक्वल टू रुका प्लस गया, आप इसको याद रख सकते हो ऐसे, हमेशा ही आया आया इक्वल टू रुका प्लस गया, ठीक है, दैट मीन्स इन इज इक्वल टू स्टे प्लस आउट, राइट, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम आई जो कि इनलेट है इज इक्वल टू स्टे, क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ओके, प्लस एम डॉट आउट, ठीक है, एम डॉट इनलेट किस रेट से आ रहा है, किस रेट पे रुक रहा है और किस रेट पे बाहर जा रहा है, जब भी ये इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेडी स्टेट, क्योंकि टाइम के साथ आपका कंट्रोल वॉल्यूम में कोई भी चीज नहीं आएगा, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना, जीरो फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, राइट, मतलब कि आया इज इक्वल टू गया, आया इज इक्वल टू गया, मास फ्लो रेट एट इनलेट आया इज मोर देन मास फ्लो रेट एट आउटलेट, कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल गलत, राइट। नाउ टेम्परेचर एट आउटलेट, टेम्परेचर एट आउटलेट दैट मींस टी आउट इज इक्वल टू कैसा फ्लो है मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टेडी फ्लो लगा है, एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई 2000 प्लस अगेन जी जेड आई बाई 1000, ध्यान से यहाँ डेल्टा जेड आई दिया हुआ है 4 मीटर, इसलिए मैंने इग्नोर नहीं किया, प्लस क्यू इज इक्वल टू एच आउटलेट प्लस सी नॉट स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी जेड नॉट बाई 1000, मैंने सबको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है, वर्क डन ऑफ, ठीक है, दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो, ये मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, सी आई स्क्वायर मुझे पता है, सी नॉट स्क्वायर मुझे पता है, जी जेड आई माइनस जेड नॉट मुझे पता है, ठीक है, और यहाँ से टी एच आई और एच नॉट यानी कि सी टी टी आई माइनस टी नॉट, ऐसे सोचोगे तो आपको पता है सब कुछ, बस आपको मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नहीं पता है, राइट, क्यू नहीं पता है, ओके 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 ओके, क्यू नहीं पता है, पी आई पता है, टी आई पता है, यहाँ से मुझे ओके ओके ओके, क्या क्या पता है, ए आई पता है, सी आई पता है, तो एम आई पता है मुझे, एम आई पता है मुझे, तो आई पता है उसमें फिर उससे कुछ होगा, केल्विन कैसा फ्लो है, कुछ लिखा है, इनलेट एंड आउटलेट, ओके, डक्ट एज कंट्रोल वॉल्यूम, टेम्परेचर एट आउटलेट कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया दो मुझे, टेम्परेचर एट आउटलेट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है,
क्यू नहीं पता है तो स्टेडी फ्लो के लिए अभी नहीं जाएंगे। क्यू निकालने के लिए स्टेडी फ्लो की जरूरत पड़ेगी, और टेम्परेचर निकालने के लिए टेम्परेचर एट आउटलेट इज इक्वल टू, अरे मास फ्लो रेट को इक्वेट करो ना। लेट मी इक्वेट द मास फ्लो रेट। तो एम आई इज इक्वल टू रो आई आर, सॉरी, रो आई इंटू ए एट इनलेट into C at inlet is equal to P at inlet upon RT at inlet into A at inlet to C at inlet is equal to pressure at inlet 100 kilopascal, 100 ही है, 300 और 300, 300 kilopascal upon 0.87 into टेम्परेचर भी 300 है। AI कितना है मेरा, एरिया एट इनलेट, एरिया एट इनलेट इज 100 और 70, 170 राइट, 170। अभी ध्यान दो कि 100 मैंने mm² में लिया, 100 मैंने mm² में लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये 300 कैंसिल आउट हो रहा है। सो दिस इज 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.7, 24390 इज इक्वल टू 24390, जो भी यूनिट होगा उसका, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जिट के भी इक्वल करेंगे, रो एट एग्जिट, एरिया एट एग्जिट, सी एट एग्जिट इज इक्वल टू 24390। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, ये भी mm² में ही करेंगे, ठीक है। तो रो एट एग्जिट यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 24390, 0.24 है, 0.2439 है, तो 44 कर दे इसको, 0.244 डिवाइडेड बाई एरिया एट एग्जिट और सी एट एग्जिट मुझे पता है, राइट। एरिया एट एग्जिट इज इक्वल टू 200 और 175, 200 और 175, वेरी गुड, 100 into 175, this is equal to 5 divided by 200 divided by 75, and this is 0.6968, 0.6968 kg पर मीटर क्यूब। और इसी को मैं लिख सकता हूँ P एट एग्जिट अपॉन R इंटू P एट एग्जिट। यहाँ से मेरा T एट एग्जिट इज इक्वल टू P एट एग्जिट 150, R is 0.287 into 0.6968 is equal to 150 divided by 7, so it's equal to 750 Kelvin आ रहा है, 750 Kelvin एग्जैक्ट आ गया, 750 Kelvin, राइट। कितना दिया है ऑप्शन में, 712, ओके ये भी गलत हो गया, राइट। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हम ये लगा सकते हैं। देखो मैंने क्या, मैंने सोचा यही था, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब स्टेडी स्टेट का यूज आ रहा है, मगर मुझे जैसे ही मैं गया तो मुझे यहाँ भी टेम्परेचर का टर्म आएगा, यहाँ भी टेम्परेचर का टर्म आएगा, और यहाँ भी आपका क्यू का टर्म आएगा, मतलब दो वेरिएबल आ रहा है, और एक ही इक्वेशन है मेरे पास, एक ही इक्वेशन है, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अभी हम जाते हैं इसका, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आपका ये क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर के लिए। तो हीट ट्रांसफर के लिए वापस से हम स्टेडी स्टेट का इक्वेशन लगाएंगे, और नए पेज में लगाता हूँ। तो एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई 1000 प्लस जी इंटू जेड आई बाई 1000 प्लस क्यू इज इक्वल टू एच एट रेट प्लस सी नॉट स्क्वायर बाई 1000 प्लस जी जेड नॉट बाई 1000 प्लस डब्ल्यू सी वी इज जीरो, डब्ल्यू सी वी इज जीरो, ठीक। हाँ, एच आई इज इक्वल टू मुझे नहीं पता है, तो क्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सी पी, टी एट आउटलेट माइनस टी एट इनलेट, जो मैंने डेल्टा एच नॉट निकाला, प्लस सी नॉट स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर बाई 2000, ये डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस जी इंटू जेड नॉट माइनस जेड आई बाई 1000, यही हो रहा है, राइट। यहाँ से Q इज इक्वल टू 1.2 के लिए मेरे को कोई वैल्यू दिया है क्या, के लिए मेरे पास कोई वैल्यू दिया है क्या, Q के लिए मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो 1.005 दे दूंगा मैं, ये नहीं बोला ना, हाँ 1.005, T एट आउटलेट 750, T एट इनलेट 300 प्लस C नॉट स्क्वायर इज हाउ मच, आई थिंक 175, राइट। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, चलो
सी 70 और 175, 70 और 175, सी नॉट स्क्वायर इज 175 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 प्लस जी इज 9.81 into z naught minus zi is 4 divided by 1000. This is coming out to be 75 raised to power 70 raised to power divided by 2000 plus 81 into 4000 plus 750 minus 300 which is 465.5 hours. 465.15 kilojoule per kg per CR. देखिए जरा ऑप्शन 465.15 वेल विद इन द रेंज है, तो ऑप्शन डी भी मेरा सही है। ऑप्शन डी भी मेरा सही है, तो ए और डी आंसर होना चाहिए, ए और डी आंसर होना चाहिए, और ए और डी आंसर है। ठीक है, ए और डी आंसर क्लियर है, क्लियर है। बस मैंने पहले कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, क्योंकि कोई साफ नहीं क्रॉस हो रहा है, फिर मास फ्लो रेट इक्वल होगा तो स्टेडी स्टेट है इनलेट और आउटलेट पे। उसके बाद फिर मैंने टेम्परेचर निकाला, टेम्परेचर निकालने के लिए पहले मैंने इनलेट का मास फ्लो रेट और आउटलेट का मास फ्लो रेट को इक्वेट किया, वहां से मुझे टेम्परेचर का टर्म्स आ रहा था। ठीक है, और फिर क्यू निकालने के लिए मैंने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFE यूज किया। ये एक्चुअली क्या है, SFE, राइट, SFE का मैंने यूज किया, SFE यूज किया मैंने। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, इसलिए मैंने, ठीक है। तो मैं जरा देखूं, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, राइट। कितनी लंबी हो गई, कहाँ दिखता है ये, मुझे पता नहीं है। 51 मिनट्स का रिकॉर्डिंग है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अभी हमारे पास ना इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं ऐसे ही एज इट इज मैं डाल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल जो क्वेश्चंस लूंगा अनस्टेडी स्टेट का, उससे पहले ये 3 क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, 7 क्वेश्चन, क्योंकि 7 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। यूजुअली ज्यादा MSQ इंक्लूड किया था, और आगे भी MSQ ही है, ये भी MSQ है आपका, ये वाला NAT है, और ये वाला MSQ है। तो ये 2 MSQ हमारे बच गए हैं, तो ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैं ये PDF ऐसे ही एज इट इज दे दूंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस करो, एक बार आप करके देखो, अगर आपसे नहीं होगा फिर मैं वैसे भी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए यही तक रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, आज का सेशन काफी लंबा हो गया, तो फिर से मैं बता दूं कि थर्मो के बाद मैंने FM करने का प्लान किया है। तो जो भी आप लोगों को FM जितने लोग डिमांड कर रहे थे, आप वेट करो थोड़ा दिन और, थर्मो एक बार निपटालेंगे हम लोग, क्योंकि थर्मो के ऑलरेडी बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये फ्लो को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो जितने लोग थर्मो फॉलो कर रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो, इसलिए थर्मो के लेक्चर्स में ऐसे रेगुलर डालता रहूंगा। टिल देन आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, एक सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा ना, तो फिर मैं लाइव सेशंस भी लेके, अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो लाइव सेशन भी लेके फिर आपके डाउट्स कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो फिर मैं लाइव सेशन जा भी सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए पूरा कोर्स लॉन्च नहीं किया जाता, कोई नहीं करेगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, ये जितने कोचिंग वाले हैं सब, हर कोई एक ही टीचर 10 चैप्टर 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तो बिजनेस में की ओर नहीं जाना है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पहले मार्च में सब्सक्रिप्शन बेचेंगे कि 1 साल लगता है गेट की तैयारी के, फिर मार्च में नहीं लोगे, अप्रैल में लोगे, बोलेंगे नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, फिर अप्रैल में नहीं लेंगे, फिर जून में लेंगे, फिर बोलेंगे 6 महीने में भी गेट की तैयारी हो सकती है, फिर बोलेंगे जब नवंबर आ जाएगा ना, तो बोलेंगे ये 2 चैप्टर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लो, 70 नंबर ले आओ। अरे मजाक चल रहा है क्या? गेट का एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है, तमीज से पढ़ना होता है, एक अच्छा खासा टाइम देके। तो जो कोर्स चल रहा है मैं उसे फ्लो को बिगाड़ना नहीं चाहता। आप जो कोर्स कर रहे हो करो, अगर आपके मतलब क्या है तो अभी करो, अगर आपके मतलब का अभी नहीं है तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तब करो। अगर ये आपके मतलब के लिए ही मैं करवा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं आपसे। ठीक है, मेरा बस टाइम जा रहा है, एक तो कंटेंट क्वेश्चन में PPT बनाने में सब कुछ मुझे खुद से करना पड़ा। तो मेरा शौक है पढ़ाना, और आपका फायदा होगा, बस इसके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।